तो दोस्तों क्या होगी सीएसके की आईपीएल 2025 के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 और इस प्लेइंग 11 में दोस्तों रचिन रविंद्रा खेलने वाले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रचिन रविंद्रा इस प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। और दोस्तों क्या स्ट्रेंथ है इस स्क्वाड के साथ, क्या वीकनेस है इस स्क्वाड के साथ, और आईपीएल 2025 में क्या सीएसके इस स्क्वाड के साथ जीत सकेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताने वाला हूँ खिलाड़ी बाय खिलाड़ी कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ फिट बैठ सकता है प्लेइंग 11 में और उनकी जगह कौन खेल सकता है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, लेकिन जल्दी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों स्क्वाड की ओर देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सीएसके का स्क्वाड जो है वो काफी ज्यादा जो है स्टेबल दिख रहा है। बस थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग पे काम किया जा सकता था, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया है। मतलब स्पिनर ज्यादा खरीदे जिसकी वजह से इनको जो है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी फास्ट बॉलिंग में अब नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी जितने भी है वो थोड़े से बड़े नाम मुझे लग रहे हैं, लेकिन वो चेहरा नहीं है जो चाहिए था। तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत होगी सीएसके को। साथ ही साथ दोस्तों बैटिंग में जो है मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ है, तो ये तो ओपनिंग करेंगे ही। और शेख रशीद को शायद ज़्यादा मौका देंगे क्योंकि उतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं है। अगर दीपक हुडा और ये सब कुछ नहीं खेलते हैं तो ज़्यादातर बैट्समैन ऑलराउंडर्स में से ही खेलते हो आपको इस टीम में देखेंगे, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन, शिवम दुबे, साथ ही साथ सैम करन, विजय शंकर। तो ये जो है इस साल बड़े नाम हो सकते हैं इस टीम के लिए, और दीपक हुडा और जेमी वॉर्टन भी। तो बाकी के तो सब नए नाम है। और ये सिद्धार्थ जो है वो भी एक अच्छे खिलाड़ी है। तो बॉलिंग में तो थोड़ा सा काम करना था, लेकिन बैटिंग और ऑलराउंडर सेक्शन में जो है इन्होंने अच्छा काम किया है। ओवरऑल स्क्वाड जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मुझे स्टेबल लग रहा है। स्पेशली जो स्क्वाड में अच्छी बात है वो है इनकी स्पिन बॉलिंग। तो उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इनकी कंडीशन जो है इस साल स्पिन फ्रेंडली होने वाली है, जैसे हम लास्ट कुछ ईयर्स में देखते थे। हालांकि 2024 में उन्होंने वो कंडीशंस नहीं बनाई थी क्योंकि उनके पास वो स्पिन बॉलिंग करने वाले ज़्यादा बॉलर्स नहीं थे। तो इस साल जो है इन्होंने जो है दोस्तों मेरे हिसाब से ये सोच के रखा है कि सीएसके की जो अपनी जो होम ग्राउंड की पिच होगी वो दोस्तों स्पिन फ्रेंडली होने वाली है, जिसकी वजह से इन्होंने स्पिनर्स पे ज़्यादा स्क्वाड में जो है ध्यान दिया है और स्पिनर्स को ज़्यादा अपनी टीम में लिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि सीएसके बहुत ज़्यादा प्लानिंग से ऑक्शन टेबल पे बैठता है। वो अपने खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा बैक कर रहा था ऑक्शन टेबल में, और स्पिन हीटर्स को उन्होंने ज़्यादा जो है मेरे हिसाब से ध्यान में रख के उन्होंने स्पिन हीटर्स भी लिया, क्योंकि उनको पता है कि स्पिनर को खेलने वाले बैट्समैन चाहिए अगर हम स्पिन फ्रेंडली विकेट बना रहे हैं तो, क्योंकि दूसरी टीमों के पास भी स्पिनर होंगे, आपके ही टीम के पास स्पिनर नहीं होंगे। अगर आप 3 स्पिनर भी खिलाते हैं तो दूसरी टीम में भी 3 स्पिनर खिला सकती है। तो वहां भी इन्होंने ध्यान दिया। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं दोस्तों। स्ट्रेंथ में जो है दोस्तों सबसे पहली स्ट्रेंथ तो स्पिनर बॉलर्स है, क्योंकि अगर आप इनके स्क्वाड की ओर देखेंगे ना तो एक से बढ़कर एक स्पिनर बॉलर है, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले तो रविचंद्रन अश्विन, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर। रविंद्र जडेजा टेस्ट की दोस्तों ये जो है डियो है और इसको जो है वापस लाया है सीएसके ने। रविचंद्रन अश्विन की वापसी हो गई है इस टीम में। और साथ ही साथ दोस्तों श्रेयस गोपाल, जिनका फॉर्म नहीं है उनका फॉर्म ये ला देंगे। नूर अहमद को 10 करोड़ दिए हैं दोस्तों, इसी की वजह से दिया है क्योंकि उनको प्लेइंग 11 में खिलाना है या तो इम्पैक्ट प्लेयर। प्लेइंग 11 के वक्त बताऊंगा दोस्तों, वो एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा दोस्तों। तो नूर अहमद भी है, साथ ही साथ दोस्तों और भी कुछ स्पिनर है, रचिन रविंद्रा भी है। तो इन्होंने स्पिन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, और कुछ यंगस्टर खिलाड़ी भी होंगे जो स्पिन बॉलिंग अच्छे से कर लेते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इन्होंने स्पिन पे ज़्यादा भर दिया है, और जो कि उनको चाहिए भी था। तो अच्छे से अच्छे स्पिनर्स इन्होंने लिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरत भी थी इस टीम को। और काफ़ी ज़्यादा करोड़ जो है स्पिनर पे इन्वेस्ट किए हैं इसी की वजह से, क्योंकि उनको कंडीशन में चेंजेस लाने हैं, और कंडीशन में जो चेंजेस आएंगे वो होंगे स्पिन फ्रेंडली विकेट। स्पिन फ्रेंडली विकेट ये बनाएंगे दोस्तों इस साल, और इसी की वजह से जो है इनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होगी, किसी भी टीम के पास ऐसे स्पिनर नहीं है। जिस टीम के पास ऐसे स्पिनर है वो है सीएसके। सीएसके के पास स्पिनर बहुत बढ़िया है दोस्तों, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी इस साल यही होने वाली है। और दूसरी जो इनकी स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है इनके ऑलराउंडर्स। अगर आप ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखेंगे दोस्तों तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऑलराउंडर्स है। रविचंद्रन अश्विन, शिवम दुबे, रचिन रविंद्रा, रविंद्र जडेजा, विजय शंकर, सैम करन, साथ ही साथ दोस्तों कंबोज, दीपक हुडा, ओवरटन और काफ़ी सारे ऐसे। तो ऐसे में दोस्तों हमें साफ साफ पता चलता है कि ये टीम ऑलराउंडर्स को ज़्यादा ढूंढ रही है इम्पैक्ट प्लेयर के होते हुए भी। तो इसी से दोस्तों हमें समझ में आता है कि ऑलराउंडर का महत्व क्या है। ये इस टीम ने ज़्यादातर ये बता दिया है दूसरी टीमों को कि ऑलराउंडर्स की ज़रूरत होती है, चाहे इम्पैक्ट खिलाड़ी रूल आए या ना आए। तो ऑलराउंडर जो है इस टीम में आपको बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। स्पेशली जो इन्होंने सैम करन को लिया वो स्टील भी रहे इनके लिए। 2 करोड़ में दोस्तों ऐसे खिलाड़ी आपको वापस नहीं मिलने वाला था। और जो आपकी फास्ट बॉलिंग है, जहां मैंने कहा कि इनकी थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये वहाँ दोस्तों थोड़ी सी मदद करके देंगे। स्पेशली हिटर का काम ये थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि सीएसके ऐसी टीम है ना जो इनके पास होता है उसको ही ये बड़ा बढ़िया बना देते हैं। इनको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। या आप कहेंगे इनसे कि ये खिलाड़ी लो, वो खिलाड़ी लो, दूसरी टीम ऐसी सोचती है कि हमें ये खिलाड़ी चाहिए, वो खिलाड़ी चाहिए, हमारी
हिटिंग पावर कैसे बढ़ेगी, हमारे हिटर्स कैसे बनेंगे, ये टीम वैसा नहीं सोचती है। जो हमारे पास है उसको हम बना देंगे। और काफ़ी लोगों का यह फॉर्म लाते भी है, जैसे अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, काफ़ी लोगों को इन्होंने जो है बहुत बड़ा बनाया है। तो इस साल भी आपको कुछ बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं। मैं वो प्लेइंग 11 के वक्त बताऊंगा कि कौन से बड़े नाम फिनिशर के तौर पर इस साल आपको देखने को मिल सकते हैं। वीकनेसेस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वीकनेसेस में सबसे बड़ी जो वीकनेस है आपकी वो फास्ट बॉलिंग ही है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर सैम करन के ओवर कट जाते हैं तो फिर आपको स्पिन पे ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कंडीशन के हिसाब से देखेंगे अपने होम ग्राउंड पे तो आपको स्पिनर के साथ ही जाना होगा। मतलब 3 स्पिनर और 2 फास्टर खिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि तीसरा फास्टर सैम करन खेलेगा ही, तो वहाँ आपके पास विकल्प नहीं होगा। और वो भी दोस्तों अगर दूसरे ग्राउंड पे जाएंगे आप, लाइकली हैदराबाद या ऐसे कोई, तो वहाँ फास्टर की ज़रूरत होगी। और यहाँ दोस्तों मुझे कोई बड़ा नाम नहीं दिख रहा, जैसे मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, ऐसा कोई बड़ा नाम चाहिए था। हाँ, बजट कम था, लेकिन दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने भी तो बजट के कम में जो है एक मोहम्मद शमी जैसा बॉलर लिया। तो क्या आप वैसा बॉलर नहीं ढूंढ सकते थे? कोई ना कोई ढूंढ सकते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनका प्लान है स्पिन फ्रेंडली विकेट के साथ जाना, तो शायद जो है इन्होंने कुछ ऐसे नाम लिए हैं जो हम बड़े कर सकते हैं। कमलेश नागरकोटी, साथ ही साथ दोस्तों नेथन एलिस, और साथ ही साथ दोस्तों खलील अहमद को लिया है। एम्पति राणा पहले से है और मुकेश चौधरी पे इन्होंने ध्यान दिया है। तो शायद मुकेश चौधरी जो है न्यू स्टार हमें इस टीम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये टीम जैसे मैंने कहा कि बड़े बॉलर्स बड़े बैट्समैन बनाती है, इनको जरूरत नहीं होती कि ये ला दो ये वो ला दो, ये टीम खिलाड़ियों को बना देती है। मुंबई इंडियंस और ये टीम सेम ही है, ये खिलाड़ियों को बनाते हैं, इनको खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है सीएसके की। और दूसरी मुझे कोई उतनी ज़्यादा बड़ी वीकनेस नहीं लग रही है। मैं ये सोच रहा था कि विकेट कीपर बैकअप्स कोई नहीं है, वो एक देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हर्ष बेदी को इन्होंने लिया है जो दोस्तों MS धोनी की विकेट कीपर के बैकअप के तौर पर खेलेंगे। लेकिन अगले साल आपका क्या होगा, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि MS धोनी जैसा विकेट कीपर आपके पास मौजूद है। और हाँ, वो भी एक दिक्कत है कि इनके पास कोई हिटर नहीं है, तो ये भी थोड़ी सी एक वीकनेस हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये भी उतनी बड़ी वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने दोस्तों पहले भी हिटर्स बनाए हैं। और दोस्तों ये तो एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को लेकर आए हैं, जैसे दीपक हुडा या कोई और, तो इनको ये बड़े बड़े हिटर्स बना सकते हैं और फिनिशर भी बना सकते हैं। तो उतनी बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती है। बस एक वीकनेस है वो फास्ट बॉलिंग में, वो भी अच्छे बॉलर्स है, लेकिन दोस्तों क्या वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, उन पर कितना ज़्यादा भरोसा रखना होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास सब कुछ है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 की, इस पे ज़्यादा बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम होम प्लेइंग 11 की बात करते हैं। घर पे कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए आपके कंडीशन के हिसाब से। तो स्पिन फ्रेंडली इस साल सीएसके जाने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ एंड डेवन कॉनवे खेलने ही वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें आप ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो है, दोनों खिलाड़ी दोस्तों बेस्ट है। और डेवन कॉनवे को इसीलिए व्यू बैक किया गया क्योंकि इनको उनकी ज़रूरत है। तो इससे ऐसे में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ जो है, मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग करेंगे। और फर्स्ट ओवरसीज खिलाड़ी जो होंगे इस टीम में वो शायद जो है डेवन कॉनवे हो सकते हैं। देन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो है राहुल त्रिपाठी को आपको मौका देना चाहिए, और देंगे भी ये, क्योंकि इनको 3 करोड़ में स्टिल व्यू मिली है, तो इनको मौका देंगे। और इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि नंबर 3 पे फिर कोई खेलने वाला बैट्समैन अच्छा है ही नहीं राहुल त्रिपाठी के सिवाय, तो मुझे ऐसा लगता है इनको चांस मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों शिवम दुबे नंबर 4 पे अब मौका आ गया है कि इनको थोड़ा ऊपर भेजा जाए, और मुझे ऐसा लगता है ऊपर भेज के इनसे जो है अच्छा काम कराया जाए, और ये करेंगे। नंबर 4 पे बढ़िया हिटिंग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब नंबर 5 में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे ऐसा लग रहा था या तो एक यंगस्टर को खिलाएंगे या तो दोस्तों किसी नए खिलाड़ी को तैयार कर सकते हैं, मतलब फॉर्मर खिलाड़ी है उसको भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि दीपक हुडा। मुझे ऐसा लगता है दीपक हुडा यहाँ पे फिट बैठ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हिटर्स को ये बनाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है फिनिशर को दीपक हुडा को ये बनाने वाले हैं एज अ फिनिशर इस साल 2025 में। जी हाँ दोस्तों, दीपक हुडा शायद जो है मेरे हिसाब से फिनिशर इस टीम के हो सकते हैं। वो नहीं चलेंगे तो अगली प्लेइंग 11 जो बनाऊंगा मैं उसमें बताऊंगा और एक कौन सा फिनिशर बन सकता है। सिद्धार्थ भी है, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी है दोस्तों, उनको भी आप बिठा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अब शुरू होती है बॉलिंग, क्योंकि सैम करन जो है यहाँ मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं। सैम करन बेटर बैट्समैन है दोस्तों, इनको आपको लेना ही होगा, और एज अ फिनिशर भी आपको इनको देखना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपके पास डेरन मिचेल और ऐसे फिनिशर्स थे, लेकिन इस साल वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है सैम करन को एज अ फिनिशर ये टीम देखेगी, एंड प्लस फास्ट बॉलर देखेगी। फास्ट बॉलर तो ये बहुत बढ़िया है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों काम करके देंगे, एक तीर से 2 निशाने। तो इम्पैक्ट प्लेयर में ये नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तीर से 2 निशाने करके देते, और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत बढ़िया फॉर्म में इस साल रहने वाले हैं। तो ये रहेंगे MS धोनी नंबर 7 पे तो रहेंगे ही,
कोई शक वाली बात है नहीं इसमें। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन इसीलिए क्योंकि होम कंडीशन में स्पिन की जरूरत होगी और रविंद्र जडेजा प्लस रविचंद्रन अश्विन की जो स्पिन है वो हम सबको पता ही है कैसी होती है, तो यहाँ भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बेटर स्पिनर है। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है खलील अहमद पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये इस पिच के ऊपर जो है बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब इन्होंने जो है ज़्यादातर फास्ट बॉलर नहीं लिया है तो खलील अहमद को ये टीम ज़्यादा मौका देगी। 11वें जो खिलाड़ी होंगे वो होंगे पथिराना। अब पथिराना एज अ ओवरसीज़ खिलाड़ी नंबर 3 खेलेंगे और आप कहेंगे कि 4 ओवरसीज़ खिलाड़ी क्यों नहीं है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि रचिंद्र रविंद्रा क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जो है चौथा जो ओवरसीज़ खिलाड़ी इस टीम में आएगा होम कंडीशंस पे वो होगा नूर अहमद। जी हाँ दोस्तों, नूर अहमद को 10 करोड़ दिए गए हैं, यूं ही नहीं दिए गए हैं क्योंकि उनको होम कंडीशन के हिसाब से यूज़ करना ही करना है। तो रचिंद्र रविंद्रा कम से कम होम कंडीशन में तो यूज़ नहीं हो गया और इसी का रीज़न था ये, क्योंकि मैं पहले से कह रहा था कि रचिंद्र रविंद्रा प्लेइंग 11 में नहीं बैठ सकते, वही ये रीज़न है। चाहे आप कुछ भी कहें दोस्तों, बड़े नाम है, ऐसे नाम है, लेकिन दोस्तों आप उनके साथ नहीं जा सकते बिकॉज नूर अहमद जो क्वालिटी देते हैं वो रचिंद्र रविंद्रा नहीं देते हैं। एज ए बैट्समैन अगर आप उनको खिलाएंगे आपको एक माइनस मिल जाएगा, वो होगा दोस्तों नूर अहमद के साथ कि उनको आपको जो है मेरे हिसाब से फिर बेंच पे रखना होगा। और 10 करोड़ देने के बाद दोस्तों क्या आप ऐसा करेंगे? आपके कंडीशन के हिसाब से क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता करेंगे क्योंकि सीएसके बहुत ज़्यादा प्लानिंग से चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 हो सकती है और राहुल त्रिपाठी की जगह जो है जब बॉलिंग होगी तो नूर अहमद आएंगे और बैटिंग होगी तो राहुल त्रिपाठी या शिवम दुबे की जगह भी आ सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट प्लेयर होगा दोस्तों और मुझे ऐसा लगता है ना यही जो है बेस्ट 11 है सीएसके की होम कंडीशन के हिसाब से। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। रचिंद्र रविंद्रा को नंबर 5 पे भी मैं रख सकता था, लेकिन दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर 4 ओवरसीज़ खिलाड़ी हो जाएंगे। रूल जो है वो ये है कि आपको जो है चौथा ओवरसीज़ खिलाड़ी अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाना है तो 3 ही ओवरसीज़ खिलाड़ी आप टीम में खिला सकते हैं। तो ये रूल साफ साफ है और इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है इस प्लेइंग 11 की। तो मैंने साफ साफ बता दिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर बताना। अगर हम बात करें दूसरे ग्राउंड्स पे जाना होगा क्योंकि यहाँ तो स्पिन चल जाएगी लगान, लेकिन दोस्तों दूसरे ग्राउंड पे जब आप जाएंगे तो फास्टिंग बॉलिंग ज़्यादा चलेगी। कुछ ग्राउंड होते हैं जहाँ स्पिन और चलती है तो वहाँ भी आप ये प्लेइंग 11 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको फास्ट बॉलिंग के साथ अगर जाना है तो सेम प्लेइंग 11 रहेगी। ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, साथ ही साथ दोस्तों दीपक हुडा रहेंगे। दीपक हुडा की जगह दोस्तों नंबर 5 पे शायद विजय शंकर यहाँ खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दीपक हुडा कंडीशन के हिसाब से वहाँ ज़रूरत है उनकी, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग दे देंगे। तो अगर एक आध स्पिनर अतिरिक्त चाहिए तो फिर दीपक हुडा को वो खिलाएंगे होम कंडीशन पे अपने, लेकिन इनको जो है दूसरी कंडीशन पे खेलना है तो विजय शंकर को मौका दे सकते हैं क्योंकि फिर वो फास्ट बॉलिंग देंगे प्लस जो है दोस्तों फिनिशिंग करके दे सकते हैं। विजय शंकर एज ए फिनिशर हमने गुजरात टाइटंस के लिए देखे हैं। तो अब ये किसे बनाएंगे वो देखने वाली बात रहेगी, कौन इनकी प्लेइंग 11 में स्टेबल बैठेगा एज ए फिनिशर वो देखने वाली बात रहेगी। नंबर 5 सबसे बड़ा सवाल रहेगा आईपीएल 2025 में सीएसके टीम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो है डेरल मिचेल काम करते थे तो इस साल वो नहीं है। बाकी सैम करन, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, खलील अहमद और पथिराना तो इस टीम में रहेंगे ही रहेंगे। इसके रीज़न मैंने पहले ही बता दिया। अब दोस्तों यहाँ जो चेंज होगा वो ये होगा कि शिवम दुबे की जगह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नेथन एलिस आएगा। जब आपको फास्ट बॉलिंग की ज़रूरत होती है ना कंडीशन के हिसाब से, तो फिर आपको जो है कम से कम 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने ही होते हैं। तो शिवम दुबे की जगह जो है नेथन एलिस इस टीम में हमें देखने को मिल सकते हैं। ये साफ प्लान है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये दोनों प्लेइंग 11 जो है सीएसके इस साल खिलाएगा। प्लान ए जो है दोस्तों वो है होम ग्राउंड की टीम, अगर वो चल जाती है चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो दोनों प्लेइंग 11 सेम ही है लगभग, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दीपक हुडा और विजय शंकर में थोड़ा सा कंपैरिजन होगा और वहाँ से जो निकलेगा वो एज ए फिनिशर खेलेगा। और दोस्तों वहाँ रचिंद्र रविंद्रा भी खेल सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर नेथन एलिस और साथ ही साथ जो है नूर अहमद का पत्ता जो है कट हो जाएगा फिर वहाँ से। लेकिन नूर अहमद को 10 करोड़ दिए है तो एज ए स्पिनर उनको खिलाना ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये है प्लान आईपीएल 2025 के लिए। सीएसके टीम का स्क्वाड कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्क्वाड जो है बहुत दोस्तों बढ़िया है, सब कुछ बात की दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों सभी टीम्स पे एक वीडियो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों काफ़ी सारे आईपीएल 2025 को लेके भी वीडियोस अब शुरू हो गए हैं, तो इसी के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।